चैप्टर 3 में हम रासायनिक सूत्र लिखना सीख रहे थे। रासायनिक सूत्र में कुछ और एग्जाम्पल है आज। इसके लिए आपको वो टेबल याद करना आयंस वाली जरूरी है, तभी आपको रासायनिक सूत्र लिखने आएंगे। सपोज इसमें एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का आप क्या करेंगे, पहले कैल्शियम का प्रतीक लिखेंगे उस टेबल से, वो है Ca2 पॉजिटिव। फिर आप ऑक्साइड का लिखेंगे O2 नेगेटिव। अब यहाँ देखिए, इसका नंबर जो 2 है चार्ज, वो यहाँ लिखना है, इसका 2, इसका चार्ज इसके नीचे लिखना है, सेकेंड स्टेप। उसके बाद देखो, अगर दोनों नंबर सेम है तो आपको इसको सरल अनुपात में बदलना है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्योंकि अगर नंबर कट रहे हैं तो आपको कट करने हैं और उसके बाद ही फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ इसका मतलब हुआ कि फॉर्मूले में कैल्शियम कितना होगा, 1, और ऑक्सीजन भी कितना होगा, 1। इसका चार्ज इसका नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम 1 होगा, Ca एक बार लिखेंगे, ऑक्सीजन भी 1 ही होगा तो आप ऑक्सीजन को एक बार लिखोगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaO। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज आपको कहे कि आप मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको मैग्नीशियम जो है, जिसका नाम पहले है उसका प्रतीक भी पहले आएगा फॉर्मूले में, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। और जनरली पहले जो होता है वो धनायन होता है और बाद में लिखा हुआ ऋण आयन होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम जो है, इसका प्रतीक हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, कार्बोनेट का हो जाता है CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ देखो, इन दोनों का चार्ज भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, इसको सरल अनुपात में बदलेंगे, ये 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब है फॉर्मूले में Mg कितना होगा, 1, तो आप Mg को 1 टाइम लिखा, और कार्बोनेट कितना होगा, 1। यहाँ पे फॉर्मूले में चार्ज नहीं लिखा जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो कार्बोनेट क्या है, CO3, मतलब CO3 कितना होगा, 1, तो आप लिखेंगे CO3। मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया MgCO3। तो बहुपरमाणु का आयन जब तक एक से ज्यादा नहीं होते, आप ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप रासायनिक सूत्र जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर इन बिटवीन भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर में, आप इनको निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, निम्न का सूत्र लिखिए, पेज नंबर 44 पर है ये क्वेश्चन, बुक में पेज नंबर 44 पर ये क्वेश्चन है। निम्न के सूत्र लिखिए, उसमें फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो रासायनिक सूत्र का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन इसमें ये भी दे रखा है, रासायनिक सूत्र का क्या आशय है। रासायनिक सूत्र का मतलब है कि किसी भी यौगिक का नाम जो है वो आप प्रतीक के रूप में लिखो तो उसे आप क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। यहाँ आप इनकी संयोजकताओं का ध्यान रखते हुए प्रतीक लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, सोडियम जो है, और आपको अगर पूछे कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो जितना उसका चार्ज होता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। संयोजकता किसी तत्व की किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने की या संयोग करने की क्षमता होती है, उसको आप क्या कहते हैं, संयोजकता। तो सोडियम की संयोजकता आपको पूछने 1 बोलना है, ना कि 1 प्लस, क्योंकि प्लस माइनस तो आप जब आवेश बताते हैं तब। अगर आपको पूछे सोडियम पर आवेश कितना है तो आप लिखेंगे +1, लेकिन अगर आपको पूछ ले कि सोडियम की संयोजकता कितनी है तो वो 1 होगी। संयोजकता बताते वक्त आपको प्लस या माइनस का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह से अगर आपको पूछ ले ऑक्सीजन जो है उसकी संयोजकता कितनी होगी, तो वो कितनी है, 2 है। मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एक सोडियम केवल एक ही बंध बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अब आपको क्या करना है, ये इनकी संयोजकता इनके नीचे लिखनी है बिना चार्ज के, और उसके बाद क्योंकि 1 और 2 तो सरल अनुपात में ही है, ये देखो अब क्या होगा, Na जो है वो कितना हो जाएगा, 2। Na की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और मैंने कहा जिसका नाम पहले है उसका प्रतीक भी पहले लिखना है,
तो Na कितना है 2, आप लिखेंगे Na और 2, ठीक है, संख्या जो है उसके बाद नीचे लिखनी है। ऑक्साइड कितना हो जाएगा 1, तो आपको O केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम ऑक्साइड का प्रतीक जो है वो क्या हो जाएगा Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा यौगिकों के नाम लिखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सूत्र दे दिया हो, यहाँ पर क्या है आपको नाम दिया है और आपको सूत्र बनाने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जब आपको सूत्र दे रखे होंगे और नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपको दे रखा है फॉर्मूला यानी कि सूत्र, और आपको कहा है कि इस कंपाउंड का नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए Al का मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम, तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम, और SO4 का मतलब क्या होता है सल्फेट, तो आप लिखेंगे सल्फेट। इसके लिए आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि SO4 2 नेगेटिव किसका सिंबल है सल्फेट का, SO4 -3 होता तो किसका सिंबल होता सल्फाइट का, ठीक है। और अब यहाँ आपको कैसे पता चला कि ये सल्फेट ही है और सल्फाइट नहीं है। देखो यहाँ पर आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सल्फेट ही है, ये सल्फाइट नहीं है। देखो कैसे हुआ ये, हमने क्या किया था जब फॉर्मूला बनाया था तो हमने देखा कि इसका चार्ज इसका नंबर बन जाता है, इसका चार्ज इसका नंबर बन जाता है, ठीक है, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो देखो वापस आप क्या कर सकते हो, ये जो 2 है वो एक्चुअल में किसका चार्ज है इस SO4 का चार्ज है। तो इसका मतलब इस SO4 पर कितना चार्ज है -2। अब माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि जो पीछे लिखा होता है वो ऋणायन होता है। अब एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है 3, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज है 3 और आगे लिखा हुआ क्या होता है धनायन। तो यहाँ देखो आप इससे चार्ज पता कर सकते हो, एल्यूमिनियम का 3 चार्ज, सल्फेट का 2 चार्ज। तो अब आपको पता चल गया Al3 पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं एल्यूमिनियम, और SO4 -2 को हम क्या कहते हैं सल्फेट। तो इस तरह से आप जो सूत्र दे रखा है उससे आप यौगिक का नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है देखो CaCl2, नेक्स्ट आपको जो दे रखा है वो है CaCl2। Ca मतलब देखो Ca का चार्ज क्या है 2, तो Ca पे क्या चार्ज हुआ 2 पॉजिटिव, Cl जो है वो Ca कितना है 1, इसका मतलब Cl पर चार्ज कितना है 1 माइनस, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। Cl-1 को हम क्या कहते हैं क्लोराइड, तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट है आपका K2SO4, K2SO4, ये देखिए SO4 कितना है 1, इसका मतलब पोटेशियम पर चार्ज कितना है 1+, और ये देखो जो पोटेशियम के नंबर है वो किसका चार्ज है सल्फेट का, SO4 पर कितना चार्ज हुआ 2। याद रखो इसका नंबर इसका चार्ज होता है और इसका नंबर इसका चार्ज होता है। अब आप ये मत देखना कि 4 कोई नंबर है, 4 नंबर नहीं है, सल्फेट के प्रतीक में SO4 आता है, तो 4 कोई नंबर नहीं है, SO4 कितना है 1 है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर पोटेशियम पे +1 चार्ज, SO4 पे -2, इस तरह से आप चार्ज पता कर सकते हैं। तो ये पोटेशियम और ये सल्फेट नाम क्या हो गया पोटेशियम सल्फेट, इजी है, इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका KNO3, आपको दे रखा है KNO3, इसका मतलब K भी 1 है और NO3 भी कैसा है 1, मतलब दोनों पर चार्ज क्या होगा 1। आगे वाले पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, पीछे वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से इजीली आप पता कर सकते हैं। पहले क्या पता करना है पोटेशियम 1 है और NO3 भी क्या है 1 है, दोनों 1 1 है, इसका मतलब इसका चार्ज इसका भी 1 और इसका भी 1, आगे वाले पे +1 पीछे वाले पे -1, इसको हम कहते हैं पोटेशियम।
और इसको हम कहते हैं नाइट्रेट। ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी कि NO3-1 को नाइट्रेट कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट। और लास्ट है आपका CaCO3। CaCO3। अब आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि कैल्शियम जो है, हालांकि इस फॉर्मूले में कैल्शियम एक है और CO3 एक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन पे चार्ज एक है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और CO3 पर भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम कैल्शियम कहते हैं, इसको कार्बोनेट कहते हैं। तो नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है कि इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। आपको एक अणु और एक आयन दे रखा है और बोला हुआ है कि इनमें परमाणुओं की संख्या बताओ। तो आपको ये तो काउंट करना आसान ही है। सपोज मैं लिख दूं कि सल्फेट आयन है और इसमें आप परमाणुओं की संख्या बताओ। इस आयन में आप परमाणु कितने हैं बताओ। तो देखो इजी है काउंट करना। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, मतलब 4 तो हो गए ऑक्सीजन के परमाणु और एक हो गया सल्फर का परमाणु। तो अगर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो टोटल परमाणु कितने हो गए? 5। तो आंसर क्या हुआ? 5 परमाणु। सल्फेट आयन 5 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए तो हम इसको बहु परमाणु का आयन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक दे रखा है H2S। आपको दे रखा है H2S अणु है आपके पास और इसमें आप परमाणुओं की संख्या बताओ। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। परमाणु कितने हो गए? 3। तो ये अणु जो है वो 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आणविक द्रव्यमान। ये भी बिल्कुल इजी टॉपिक है। देखो आणविक मतलब अणु का द्रव्यमान, किसी अणु का द्रव्यमान। देखो किसी अणु का द्रव्यमान क्या होता है? किसी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को अगर जोड़ दो आप, तो वो क्या कहलाएगा? उस अणु का आणविक द्रव्यमान। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाएगा? उसका आणविक द्रव्यमान। इसके लिए आपको कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे। कुछ परमाणु हैं जिनके आपको क्या याद करने पड़ेंगे? परमाणु द्रव्यमान। और आपको याद रखना है आणविक द्रव्यमान हो चाहे परमाणु द्रव्यमान हो, चाहे इसके बाद आएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान, सबका मात्रक यूनिफाइड होता है। मात्रक क्या होता है? यूनिफाइड। आपको याद रखना है, इसको स्मॉल यू से भी लिखते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वैसे ही आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? यूनिफाइड होता है। इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ पर्टिकुलर, देखो आप याद कर लो इनके, तो आप ये आणविक द्रव्यमान वाला इजीली याद कर सकते हो। आपको याद करना है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का पूछे तो 35.5, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। इस तरह से कुछ आप याद कर सकते हैं। इनको याद करने से आप आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको परमाणु के द्रव्यमान पता ही होंगे तभी तो आप परमाणु द्रव्यमानों का योग करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ इजी। सपोज आपको कहे H2O का आणविक द्रव्यमान बताओ। जल का अणु है, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, आपको क्या करना है, इसमें जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग करना है। तो यहाँ देखो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 2 का कितना होगा? 2। तो यहाँ देखो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन कितने हैं संख्या लिखनी है 2। फिर एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखना है। एक हाइड्रोजन का कितना दे रखा है? 1। तो आप लिखेंगे 1।
उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और ऑक्सीजन का लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 16। तो अब देखो इसको सॉल्व कर, 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 यूनिफॉइड। मतलब जल के एक अणु का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 18 यूनिफॉइड। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ। सपोज आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा, तो कार्बन कितना है एक कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 12 1 जा 12 प्लस 16 2 जा 32। तो ये कितना हो जाएगा 44 यूनिफाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 44 यूनिफाइड। तो इस तरह से आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। सपोज कि आपको HNO3 का पूछा, HNO3 नेक्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ देखो आप अलग अलग भी निकाल के जोड़ सकते हो। सपोज आपने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकाल रहे हो। हाइड्रोजन कितना है 1, इसमें 1 ही है 1, नाइट्रोजन भी 1 ही है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, आप लिखेंगे 14। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 3 जा, तो आप क्या लिखेंगे 16 3 जा 48, तो आप यहाँ लिखेंगे 48। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। 63 आपके पास HNO3 का क्या आ जाएगा 63 यूनिफाइड। इसको इस तरह से करना चाहिए था कि हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन 1 है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आपका हो जाता है 1 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू 63 यूनिफाइड। ऐसे करना चाहिए, बट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, उनके लिए हम आणविक द्रव्यमान शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। तो बस नाम अलग अलग है, तरीका एक ही है आणविक द्रव्यमान निकालने का और सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने का। दोनों का तरीका सेम है, एकदम सेम, बस नाम अलग अलग है। आपको याद रखना है आणविक द्रव्यमान हम यूज करते हैं सहसंयोजक यौगिकों के लिए, और सूत्र इकाई द्रव्यमान हम उन यौगिकों के यूज करते हैं जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि सारे यौगिक आयनों से मिलकर नहीं बने होते। तो जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उनको हम सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। जैसे सपोज अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो ये आयनों से मिलकर बना है। किस आयन से बना है सोडियम प्लस आयन से और Cl-1 आयन से। तो जो आयनों से मिलकर बने यौगिक होते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं, और इनके लिए हम सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। तरीका सेम है, जैसे आप आणविक द्रव्यमान निकालते थे वैसे ही आप सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। आपके पास सूत्र दे रखा है NaCl, आपको इसका द्रव्यमान पूछा है, तो आप देखिए एक Na का कितना होता है 23 प्लस एक Cl है और उस Cl का कितना है 35.5। दोनों को जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो आप क्या लिखेंगे किसी आयनिक यौगिक के सूत्र में उपस्थित जो परमाणु है उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो ये जो है ये आपके आ जाएगा 0.5 58.5 यूनिफाइड। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। एक और एग्जांपल करा देती हूँ मैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछ ले, किसका पूछे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ देखो कैल्शियम का कितना है 40, कैल्शियम का 40 है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 का कितना होगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 48, ठीक है। अब आप इन तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो आपके पास आएगा 100 यूनिफाइड। इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा 100 यूनिफाइड। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान।